जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हमारे संस्थान के तरफ से एएन टीचिंग परिवार के तरफ से सीटेट 2020 को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियोज लाया जा रहा है। अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लासेज मोतिहारी चंपारण बिहार में चलता है। और अगर ऑनलाइन क्लास पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं से भी आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा आप हमारे संस्थान से संपर्क कीजिए। बाकी का प्रोसेस हमारे संस्थान के टीम के द्वारा आपको बताया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में। इसके पहले वाले वीडियोज में हमने आपको जो है कहा था कि भाषा शिक्षण के कुल 14 सिद्धांत है, जिसमें हमने 8 सिद्धांत को क्लियर कर चुका था। और ये हमारा आज जो है 9वां सिद्धांत है, अर्थात 9वें सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे। फिर से 3 सिद्धांत का वर्णन हम इसमें करेंगे इस वीडियो में। क्रियाशीलता का सिद्धांत 9वां सिद्धांत है, 10वां सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत, और 11वां सिद्धांत है हमारा सहचार्य का सिद्धांत। अब बात करते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है, अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है और सहचार्य का सिद्धांत क्या होता है। अगर आप हमारे सिद्धांत वाले वीडियोस को नहीं देखें तो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और हमारे प्रीवियस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम पिछले 8 जो है सिद्धांत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और ये है हमारा आज का वीडियो में 9वां सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि क्रियाशीलता का सिद्धांत आखिर होता क्या है। जैसा कि क्रियाशीलता का शब्द देखने के बाद में आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं यह क्रिया पर बल देता होगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि क्रियाशीलता के अंतर्गत में क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह बनाए रखती है। मतलब कि अगर बच्चे क्रियाशील रहेंगे हमेशा तो उसमें कहीं ना कहीं रुचि, इंटरेस्ट जागृत होगा और कहीं ना कहीं उसमें उत्साह को भी जगाया जा सकता है। और उसका रुचि और उत्साह दोनों बना हुआ रहता है किसके अंतर्गत में, क्रियाशीलता के अंतर्गत में। अगर आप किसी कार्य को निरंतर करते हैं, अगर आप उसको खुद से करते हैं, सिंपल सी भाषा में आप बात समझे, अगर किसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है और अगर आप उस काम को स्वयं खुद करते हैं तो बताइए क्रियाशीलता आपका ज्यादा किसमें है। जब आप उस काम को खुद करते हैं उसमें आप ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जब कोई व्यक्ति उस काम को करता है सीधा आप वह देखते हैं, उसमें ज्यादा आप क्रियाशील नहीं होते हैं। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में बेसिकली यही चीज बताया गया है कि अगर आपको किसी भी शब्द के बारे में, किसी भी शब्द के अवधारणा के बारे में, किसी भी चीज को सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रियाशील रहना पड़ेगा। और क्रियाशीलता कहीं ना कहीं सीखने के क्रम में रुचि और उत्साह को बनाए रखती है। जब आप उसमें क्रियाशील रहेंगे तो आप इंटरेस्टेड होंगे उस कार्य को करने के लिए और आपका कहीं ना कहीं जो है उत्साह भी बढ़ेगा। और जहां पर आपको रुचि आ जाएगा, जहां पर जिस कार्य में आपको उत्साह आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्रियाशीलता के सिद्धांत को क्यों बताया गया है। कहा गया है कि बच्चे जब यहाँ पर क्रियाशील रहेंगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, उत्साह आएगा और चीजों को अच्छे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अब हम लोग की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता कैसे लाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एक टीचर हैं तो भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता लाने का सबसे अच्छा तरीका है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल प्रश्न पूछना, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत को अवगत कराता है। यहाँ पर कहा गया साहित्यिक कार्यों में भागीदारी, यह भी क्रियाशीलता के सिद्धांत की तरफ ले जाता है आपको। मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि, जब आप सीधा बच्चों को क्लास में जाकर पढ़ाते हैं और निश्चित रूप से दूसरे शब्दों में अगर बोले तो क्लास लेने के साथ साथ में, क्लास में पढ़ाने के साथ साथ में कुछ न कुछ क्रियाशीलता के अंतर्गत में बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए देते हैं। तो आप खुद बताइए कि बच्चे एक्टिव किस में ज्यादा रहेंगे, जब आप सीधा पढ़ा करके उस क्लास में से निकल जाते हैं उसमें, या उस क्लास में जाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ में कोई ना कोई क्रिया बच्चों से कराते हैं उसमें। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे सर जिसमें काम होगा बच्चे खुद से करेंगे, टीचर पढ़ाते हैं उसके साथ साथ में कुछ वर्क देते हैं बच्चों को और बच्चे उस काम को करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें उसका रुचि बढ़ेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसमें उत्साह बढ़ेगा और उत्साह और इंटरेस्ट बनेगा तो बेहतर कर पाएगा। तो एक भाषा शिक्षण के लिए क्रियाशीलता का सिद्धांत कैसे उपयोगी है, तो ऐसे उपयोगी है। आप जब भी पढ़ाने जाए स्कूल में या क्लास में, आप जब भी पढ़ाने जाए तो आप बच्चों से प्रश्न पूछे।
प्रश्न पूछने से उसका क्रियाशीलता बना रहता है, और क्रियाशीलता जब बना रहेगा तो वो निश्चित रूप से बेहतर और अच्छे तरीके से सीख पाएगा। जैसे देखिए, आपको बताते हैं कि टीचर में क्या क्या अंतर होता है। एक ऐसे टीचर होते हैं जो क्लास में गए और क्लास में जाने के बाद में सीधा पढ़ाए और निकल गए, तो बच्चों के दिमाग में यह अवधारणा बन जाती है कि हाँ, ये सर तो पूछते ही नहीं है, तो इसमें ज़्यादा एक्टिव रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे उसमें सक्रिय भी नहीं रहेंगे, निष्क्रिय हो जाते हैं बच्चे। लेकिन जिस टीचर के बारे में बच्चे जानते हैं कि यह सर पढ़ाते पढ़ाते हमसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं, इनका हैबिट है, इनका आदत है प्रश्न करना, तो वह बच्चा जो है आपके क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आपने क्रियाशीलता के नियम को देखा है, क्रियाशीलता के नियम को फॉलो किया है। इसी के कारण यह जो है, आप बीच बीच में जब बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे क्या रह रहे हैं? क्रियाशील रह रहे। और क्रियाशील रह रहे तो ऑटोमेटिक जब वह एक्टिव रहेगा, जब वह कह सकते हैं सक्रिय रहेगा, क्रियाशील रहेगा, तो चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। साहित्य कार्यों की में भागीदारी दीजिए, कोई कोई ऐसे साहित्य कार्य बच्चों को दे दीजिए जिसमें बच्चों को खुद से करने का मौका मिले, वो भी क्रियाशीलता के सिद्धांत का एग्जाम्पल हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मौखिक और लिखित कार्य करना आदि। कोई भी मौखिक जो है किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर मान लीजिए कि आज की डेट में जैसे नोटबंदी हुआ, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, तो ये सब क्या है? अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि नोटबंदी हुआ या किसी भी भारत के किसी भी समस्या पर, हमारे देश के किसी भी समस्या पर, साहित्यिक समस्या हो, हमारे सामाजिक समस्या हो, किसी भी समस्या पर बच्चों को कहिए कि हाँ इसके बारे में लिखो, बाल विवाह के बारे में होगा, ठीक है, तो ये सब के बारे में, भ्रूण हत्या के बारे में हो गया, तो इस सब के बारे में बच्चों को हम लोग लिखित कार्य दे सकते हैं कि बताओ तुम्हारे समझ से भ्रूण हत्या जो है रोकना क्यों जरूरी है, बाल विवाह रोकना क्यों जरूरी है, अपना विचार दो। तो बच्चे खुद से उस चीज को लिखेंगे, मतलब क्रियाशील रहेंगे। या मौखिक रूप से भी उस काम को करा सकते हैं। आप खड़ा जो है करा करके किसी बच्चे से सवाल ये कर सकते हैं कि बताओ तुम भ्रूण हत्या के बारे में क्या समझते हो, बाल विवाह हमारे समाज में क्यों रुकना चाहिए, बाल विवाह क्यों जो है हमारे समाज के लिए खतरा बनते जा रहा है। ये सब चीजें जो है बच्चों से मौखिक रूप से भी आप पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्रियाशीलता की उपयोगिता को आप दर्शाते हैं। तो आप निश्चित रूप से ऑल ओवर अगर हम बात करें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत एक भाषा शिक्षा के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चे से जब सवाल करेंगे मौखिक रूप से, लिखित रूप से, किसी न किसी कार्य में अगर हम उस क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाते हैं तो बच्चे क्रियाशील रहेंगे। और क्रियाशीलता का सिद्धांत कहीं ना कहीं बच्चों को जो है, बच्चों में रुचि को जागृत करता है, उसके उत्साह को जागृत करता है। और हमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर उसका रुचि बढ़ेगा, अगर उस काम में उसका उत्साह बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उस चीज को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत को आप समझ गए। दूसरा अब हमारे सामने है अभ्यास का सिद्धांत। देखिए अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है? यहाँ पर अभ्यास के द्वारा भाषाई कौशलों को बेहतर बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करते हैं उतना ही ज्यादा जो है वह चीज बेहतर हो सकता है। अब हम लोग भाषाई कौशल के बारे में बात करें, अगर हम लोग लैंग्वेज स्किल की बात करें तो जितना ज्यादा आप बोलिए, कहा गया है मनोविज्ञान में यह बातें कही गई हैं कि बच्चों को भाषा विकास के अंतर्गत में जितना ज्यादा अवसर मिलेगा उतना ही जल्दी बच्चों में भाषा का विकास होगा। मतलब अगर एक बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको कराना है तो उस लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं उस बच्चों को बोलने का अवसर भी आपको देना होगा, है ना। तो बच्चों को अवसर देना होगा, मतलब क्या दिए? अब बच्चा को जब आप अवसर दे रहे हैं तो बच्चे खुद पर खुद उस चीज को अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे तो वह उसका स्किल जो है, जो लैंग्वेज का स्किल है वो बेहतर बन पाएगा। और कहीं ना कहीं वह अभ्यास के द्वारा भाषाई कौशलों को विकसित और बेहतर बना सकता है। अगर किसी चीज के बारे में बच्चों को भाषाई स्किल अर्थात कह सकते हैं लैंग्वेज स्किल अगर बच्चों में डेवलप कराना है तो उसको खूब अभ्यास कराइए, रिवीजन मेथड को अपनाइए, रिवीजन थ्योरी को अपनाइए। अब अगर आप अभ्यास के सिद्धांत को अपनाते हैं तो बेहतर तरीके से बच्चे अपने लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर पाएगा, बेहतर तरीके से बच्चे अपने भाषाई विकास को जो है क्या कर पाएगा, वह या कह सकते हैं भाषाई कौशलों को विकसित कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभ्यास का सिद्धांत। और आप समझ गए होंगे कि अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है। मतलब कि भाषा के संदर्भ में अगर किसी भी चीज को हमको सिखाना है, बताना है, समझाना है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों को हमेशा रिवीजन के रूप में रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यह सिद्धांत जो है भाषा शिक्षण को कराने में काफी उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाषा अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा हमारा सहचार्य का सिद्धांत। देखिए सहचार का सिद्धांत क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहचार के सिद्धांत में आपको यह बात समझना है, जैसे मान लीजिए कि सहचार का सिद्धांत यह कहता है कि बिटवीन रिलेशन की बात होती है। यहाँ पर
आपको यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर किसी छोटे बच्चे को मम्मी कहना सिखाना है तो मम्मी कहने के साथ साथ में मम्मी वहां खुद उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को मम्मी कहना सिखाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि बेटा बोलो मम्मा, ऐसे बोलते हैं ना कि बेटा बोलो मम्मा, तो मम्मा जब कहते हैं अच्छा देखो मम्मा कहाँ है, वहां है, अच्छा देखो मम्मा आ रही है तो आ रही है। मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों को मम्मी कहना सिखाना है तो मम्मी से रिलेशन जोड़िए मूर्त रूप से उस मम्मी के साथ में। मतलब कि मम्मी वहां पर खुद खड़ी होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको मम्मा सिखाना चाहता है तो मम्मा कहे और वहां पर मम्मा जो है क्या हुए, खड़ा हो। मतलब कि मम्मा को देखते हुए और उस शब्द की अवधारणा को जब हम बच्चों में डेवलप करते हैं वह सहचार के सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। जिस तरह से मम्मा की बात की उसी तरह से पापा के बारे में, अगर बच्चों को पापा कहना सिखाना है तो जल्दी और सुलभ तरीके से तब वह सीख पाएगा जब उसको पापा कहने के साथ साथ में पापा खुद वहां पर खड़े होंगे। और पापा से संबंध जोड़कर और पापा के शब्दों में संबंध जोड़कर जब हम बच्चों में उस भाषाई विकास को डेवलप कराते हैं वह हमारा सहचार का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात मम्मा कहना है तो मम्मा के साथ साथ में मम्मा वहां पर खड़ी होनी चाहिए। मम्मा को कहेंगे बेटा ये कौन है तो मम्मा, ये कौन है तो पापा, पापा खुद वहां पर खड़े होने चाहिए। और उससे जब संबंध करके, कोरिलेट करके, अंतर संबंध करके जब हम बच्चों को उस भाषाई विकास को डेवलप कराते हैं वो हमारा क्या होता है, वह हमारा सहचार का सिद्धांत होता है। किसी भी शब्द के बारे में बच्चों को अगर जानकारी देनी है तो उस शब्द से उस व्यक्ति को जोड़िए और तब उसके शब्द के बारे में आप बताइए तो बच्चे बेहतर और आसानी से सीख पाएंगे। यह होता है सहचार का सिद्धांत। और यहाँ पर मम्मी पापा ही नहीं बल्कि कोई भी, अगर मम्मी हो, पापा हो, नाना हो, नानी हो, मम्मा हो, मामी हो, हम लोग क्यों करते हैं ऐसा? जैसे मान लीजिए कि बच्चे में उस शब्द की जब जानकारी हो जाती है तो बच्चे समझने लगते हैं, उसके दिमाग में अवधारणा बैठ जाता है कि हाँ ये मम्मा है, ये पापा है, ये मामा है, ये अंकल है, ये आंटी है। और तब जो है मम्मी पापा सामने बैठी रहेगी और उस बच्चे को कहिएगा कि जब जाओ मम्मी के पास में, तो वह पापा के पास नहीं जाएगा, वो मम्मी के पास ही जाता है। क्यों? क्योंकि वह मम्मी की अवधारणा को समझ गई रहता है। वो समझ जाता है कि हाँ इसमें मम्मा कौन है और इसमें पापा कौन है। अर्थात उस शब्द से अगर हम उस व्यक्ति के रिलेशन के बारे में जानकारी देते हुए उस शब्द की जानकारी जब हम बच्चों को देते हैं वह हमारा सहचार का सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। तो निश्चित रूप से आपको ये तीनों सिद्धांत समझ में आ गया होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उसका अभ्यास का सिद्धांत, सहचार का सिद्धांत। देखिए आपको करना क्या है, रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम आपको ये चीज बोले कि इसको रट जाइए, रटने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीटेट कभी भी रटा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमेशा कंसेप्ट बेस्ड सवाल वो पूछता है, अवधारणा आधारित सवाल पूछता है। अगर आपको अवधारणा पता नहीं है तो निश्चित रूप से आप पेडागोजी को नहीं पकड़ सकते हैं। सीटेट के एग्जाम में स्पेशली बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा। जैसे हमने बहुत सारे सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है, बाल केंद्रिता सिद्धांत के बारे में, मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत के बारे में, क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में, अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में, उसके अभ्यास के सिद्धांत के बारे में, सहचार के सिद्धांत के बारे में। तो आपको समझना होगा कि हाँ ये मातृभाषा का सिद्धांत क्या होता है, बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या होता है, सहचारात्मक सिद्धांत क्या होता है, अनुबंधन सिद्धांत क्या होता है, क्रियाशीलता सिद्धांत क्या होता है, सहचार सिद्धांत क्या होता है। तो इन सब वर्ड के बारे में, इन सब जो भी सिद्धांत आपको दिया हुआ है, इस सिद्धांत के अगर कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। और आज के वीडियो में हम आपको बताया क्रियाशीलता, उसके बाद अभ्यास के सिद्धांत और सहचारात्मक सिद्धांत। आई होप कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सकारात्मक फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। अपने सकारात्मक फीडबैक का, आपके सकारात्मक फीडबैक का हमको इंतजार रहता है, क्योंकि मोटिवेशन वही है। हमको जो है, हम लोगों को, हमारे टीम को वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो आपके पॉजिटिव कमेंट से ही मिलता है। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।